दोस्तों आज मेरे साथ है प्रेम बिश्नोई जी, जो कि बीकानेर से बिलोंग करते हैं और हाल ही में आपके पटवार का रिजल्ट आया है। पटवार एग्जाम में 525वीं रैंक के साथ इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। परिवार में सर ऐसा कोई भी पहले गवर्नमेंट जॉब में था नहीं कि सर अगर टॉपर कैंडिडेट आते हैं तो उनसे आप ये पूछा कीजिए कि चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दिया या नहीं दिया, क्या स्कोर हो रहा है उसमें। मेरे को जानना भी नहीं था कि वो टेस्ट कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, क्योंकि मेरे को पता था कि क्वालिटी एजुकेशन के जो टेस्ट हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं। अगर मेहनत नहीं करिए तो भाग्य आपको सोए को उठा करके खाना नहीं खिलाएगा। तो मेरे को ऐसा था कि जो सिलेक्शन ले रहा है वो कुछ ना कुछ तो अलग कर रहा है मुझसे। बिल्कुल। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में वहां पर आपका क्या माइंडसेट था पेपर को सॉल्व करते टाइम? मतलब बाद में मैं सर 21 में मैं वापस जब ये शुरू किया मैंने प्रिपरेशन करना, तो सर उसके दौरान मेरे फादर की जो है वो डेथ हो गई थी। कुछ साथियों को ऐसा लगता है कि यार उसका तो भाग्य अच्छा था, उसकी तो किस्मत अच्छी थी इसलिए सिलेक्शन हो गया। तो लक फैक्टर कितना काम करता है सफलता के अंदर? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मेरे साथ है प्रेम बिश्नोई जी, जो कि बीकानेर से बिलोंग करते हैं और हाल ही में आपके पटवार का रिजल्ट आया है। पटवार एग्जाम में 525वीं रैंक के साथ इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है और इनकी एक छोटी सी स्टोरी है, एक छोटी सी जर्नी है। आप में से बहुत सारे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ के ऊपर असफलता देखने को मिली है। तो आज प्रेम जी की ये स्टोरी है, ये आपको बताएगी कि एक दो असफलताओं से या विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं होता है, उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना होता है, कैसे मेंटल स्टेबिलिटी बना के रखनी होती है, कैसे अपनी मेहनत को कंसिस्टेंसी के साथ में करते रहना होता है ताकि फाइनली जो है आप सिलेक्शन ले सको। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों की तरफ से, क्योंकि आप सभी अपने क्वालिटी एजुकेशन परिवार का हिस्सा है और अपने क्वालिटी एजुकेशन संस्थान की तरफ से प्रेम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्थान पर। थैंक यू सर। और क्योंकि प्रेम जी लंबे टाइम से क्वालिटी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आज जयपुर आए हैं अपने स्टूडियो मिलने के लिए और इसी दौरान इनसे मेरी बातचीत भी हुई, तो इनकी एक इच्छा भी थी कि हाँ सर एक सेशन किया जाए ताकि कहीं किसी गांव ढाणी के कोने में बैठा हुआ बच्चा जो उम्मीद को हार चुका हो, जो निराशा से घिरा हुआ हो, जिसके दिमाग में चारों तरफ अंधकार छाया हुआ हो, वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी बात से लिंक करके अपने आप को उस जोन से बाहर निकाल सके और वापस से एक नई शुरुआत कर सके। तो ये सेशन आज आपको वापस एक नई शुरुआत करने के लिए एक उम्मीद की किरण देकर के जाने वाला है। वन बाय वन अपन आगे बढ़ते हैं। प्रेम जी के बारे में थोड़ा सा, प्रेम जी पहले मैं चाहूंगा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर फैमिली बैकग्राउंड, मेरे परिवार में सर ऐसा कोई भी पहले गवर्नमेंट जॉब में था नहीं। तो सर मैं इसी के लिए बैकग्राउंड मेरा पहले से, मतलब 10th और 12th में मेरे अच्छे परसेंटेज भी रहे हैं। तो घर वालों को भी लगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैंने सर उसके लिए प्रिपरेशन भी शुरू कर दी। मेरे फादर ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, घर से भी काफ़ी सपोर्ट मिला। मैंने सर 19 में मेरी 12th हुई थी और 20 में सर मैंने शुरू की थी इसकी प्रिपरेशन। उस टाइम कोविड आ गया था बहुत ज़्यादा, तो उससे सर मैं ये पूरी कंटिन्यू नहीं कर पाया, बीच में मेरी छूट गई। अच्छा। तो बाद में मैं सर 21 में मैं वापस जब ये शुरू किया मैंने प्रिपरेशन करना, तो सर उसके दौरान मेरे फादर की जो है वो डेथ हो गई थी। तो सर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशंस का भी सामना करना पड़ा उस टाइम। और सर एक कंडीशन होती है उस टाइम, मतलब उससे आप कैसे बाहर आते हो, तो वो सब उस लगभग 1 साल के अंदर मैं इतना कुछ नहीं पढ़ पाया था 2021 के टाइम। सर फिर मैंने वापस, घर से भी मेरे को बोला गया कि वापस से पढ़ाई शुरू करो, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सर मैंने वापस से पढ़ाई शुरू की और उस टाइम मैंने वापस से जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी थी पास, तो मैंने सर उसकी अकाउंटेंट का शुरू किया था। क्योंकि मेरा मैथ्स था बैकग्राउंड, तो मैंने कॉमर्स का जो था, मैंने कहा उस टाइम कोई अदर वैकेंसी थी नहीं, मैंने कॉमर्स का लेके और उसमें मैंने कहा बाकी पार्ट तो अपना है ही, साइंस मैथ्स और ये जो जीके वाला है, कॉमर्स एक है उसमें पढ़ लेंगे अपने। तो मैंने सर वापस से उसका शुरू किया। उस टाइम मैं क्वालिटी एजुकेशन से भी पहली बार जुड़ा था। अच्छा। मैंने सर टेस्ट सीरीज परचेज करी और पहली बार मैं उससे पहले सर मैंने कभी भी टेस्ट दिए नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक जो थे मैंने की थी, 1 साल प्रिपरेशन जितनी भी मैंने की थी उसके रिगार्डिंग। तो सर बाद में आपकी टेस्ट सीरीज मैंने परचेज की, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी, मतलब मेरी रैंक भी उसमें ठीक ठाक आ रही थी, लेकिन सर वो जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसी नहीं आ रही थी। अच्छा। तो सर लेकिन टेस्ट सीरीज मैंने कंटिन्यू, और उसमें मैंने सर कोई भी ऐसे है नहीं कि मतलब ऑथेंटिक सोर्स से जो नोट्स होते हैं वो नहीं पढ़े थे मैंने, जो अकाउंट्स वगैरह के थे जिसमें राजस्थान सर्विस रूल्स वाले हैं, तो वो सर मैंने ऑथेंटिक सोर्स से नहीं पढ़ा, वो मैंने गलती की उसमें। अच्छा।
तो उसमें सर मैं रह गया था, जूनियर अकाउंटेंट में मेरा हुआ नहीं। फिर EORO की वैकेंसी भी थी उस टाइम, तो मैंने उसकी भी सर की। अच्छा। लेकिन उसमें वो पेपर लीक वाला हो गया था ऐसे करके, तो वो मैंने फिर ऐसे हुआ तो वो भी रह गई। उसके बाद में सर LDC की वैकेंसी आई थी, RSSB वाली। हाँ ओके। तो सर मैंने LDC की शुरू की थी, मैंने आपकी टेस्ट सीरीज परचेज की थी फिर से। उसमें मैं लगातार टेस्ट भी दे रहा था, ठीक ठाक मेरी रैंक आ रही थी। जब एग्जाम वाले दिन उसमें सर जो कुछ क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए थे उसमें, जिसकी वजह से मैं 2-3 नंबर से उसमें रह गया। हाँ बिल्कुल, ये अधीनस्थ बोर्ड की सबसे बड़ी गलती भी थी, सिलेबस देकर के भी इन्होंने सिलेबस से बियॉन्ड चीजें पूछ ली थी, और ये अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से धोखा भी होता है कि आप पहले उसको कह रहे हो कि आपको ये चीजें पढ़नी है, फिर आप अलग चीजें पूछ ले रहे हो। बट हाँ, अभी RSSB के अंदर बहुत सारे जो है चेंजमेंट हुए हैं, आलोक राज जी ने बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है और उन चीजों से धीरे धीरे सुधार भी हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपने एग्जाम कौन कौन से दिए हैं अभी कंसेक्यूटिवली, क्योंकि आप बता रहे हो 2021-22 से आप रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस दौरान आपने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं उसके बारे में बताओ। सर मैंने पहला एग्जाम मैंने दिया था वो पटवार का दिया था, लास्ट वाला 2021 वाला। हाँ, वो मेरा पहला ही एग्जाम था। उसमें मैंने इतना कुछ पढ़ा भी नहीं था, वो नया नया कोविड के बाद हुआ था, तो सीधा मैं देने गया था कि कैसा होता है गवर्नमेंट जॉब का, मतलब एग्जाम का एक्सपीरियंस पहली बार, मैं इसीलिए गया था। कोई खास प्रिपरेशन नहीं थी, तो उसमें मेरे 100 नंबर थे पटवारी में। अच्छा। तो सर उसके बाद मेरा वीडियो प्री निकल गया था, जो वीडियो उस टाइम हुआ था। मेंस में चूंकि मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन नहीं की। फिर उसके बाद सर जो RAS की वैकेंसी भी आ रही थी बीच में, मैंने एक वो वैकेंसी भी दी थी। अच्छा, RS प्री वाला एग्जाम दिया था? जूनियर अकाउंटेंट के टाइम जो हुआ था वो मैंने बीच में दे दिया था। ओके। तो उसके बाद सर ये जो LDC की बताई मैंने आपको भी, ये वाली आई थी। ठीक है। और उसके बाद ये पीछे वाला RAS जो है, ये मैं कर रहा था, मैं सिर्फ पटवार के लिए कर रहा था ये, कि मैं अच्छे से RAS की प्रिपरेशन कर लेता हूँ तो मेरा पटवार अच्छा हो जाएगा, उसमें लगभग मेरे जो हैं सिलेबस वो कवर हो जाएगा। तो जैसे एंशिएंट इंडिया वगैरह ये एक आध पोर्शन मेरे कम थे, पढ़े हुए नहीं थे, तो मैंने RAS में वो सब करना शुरू किया। तो उसमें लगभग मैं 2-3 नंबर से रह गया था RAS में, प्री में। ओके। तो बाद में सर जैसे ही पटवार की वैकेंसी आई, मैं बीच में सोच रहा था कि 2nd ग्रेड कर लूं मैंने B.Ed कर ली थी उस टाइम 22 में। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मैंने B.Ed पूरी कर ली 2 साल में। फिर मैंने सोचा कि अभी ये जो है एग्जाम 2nd ग्रेड किया, लेकिन उसमें पोस्ट बहुत कम थी, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, उसमें कम थी पोस्ट। तो मैंने 2 महीने प्रिपरेशन की, जैसे ही पटवार का नोटिफिकेशन आ गया तो इसमें 1700 के समथिंग पोस्ट थी, तो मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा इसमें 200 में फाइट करेंगे, उससे अच्छा यहाँ 1700 तो है, तो मैंने ये वाला शुरू कर दिया। उसमें अच्छी खासी मेरी प्रिपरेशन भी हुई थी, मैंने आपकी टेस्ट सीरीज भी परचेज की थी। जो एक बहुत बड़ी गलती सर मैं कर रहा था कि जो OMR भरते टाइम जो दिक्कत होती थी मेरे को, मेरे 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे सिली मिस्टेक से गलत हो जाते थे। अच्छा। या तो मैं जल्दबाजी में करते रॉन्ग भर देता था। तो ये तरीके के लिए आपने जो ऑफलाइन मॉडल पेपर्स निकाले थे, अच्छा पटवार वाले, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अलावा जो मॉडल पेपर आपने निकाले वो बहुत ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हुए। उससे मैंने खुद घर पे टाइम डिसाइड करता था, जैसे 3 घंटे अभी आज मेरे को अभी टेस्ट देना है, तो मैं 3 घंटे वो डिसाइड कर लेता था कि मेरे को बीच में नहीं उठना है। वो 3 घंटे टेस्ट के दौरान मैं लगभग ये सोचता था कि मेरे को 2.5 घंटे में पूरा करना है यहाँ पे, तभी अगर वहां पे ज्यादा अगर डिफिकल्ट भी आता है पेपर तो मैं उसको हैंडल कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं 2.5 घंटे में करने की कोशिश करता था, और इस दौरान मैंने लगभग 20 से 25 OMR भरी है। लगभग मैंने 15 बार में 1 या 2 मैंने उसमें गलत भरे ही भरे हैं। अच्छा। तो मैं जैसे ही वो भरता था तो सोचता था कि ये अगर वो एग्जाम होता तो कैसा होता, तो मैं वो जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करता था। अच्छा, आप मेन एग्जाम को एज्यूम करके ही वो मॉडल पेपर सॉल्व किया करते थे। बाद में मेरे को इस चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है, तो मैं जितना हो सके आगे वाले टेस्ट में ध्यान रखता था कि ये गलती ना हो कम से कम। ओके। और पटवार के अलावा और कौन सा एग्जाम दिया आपने? पटवार के अलावा सर मैंने अभी जो इससे पहले जो मैंने बताया आपको LDC का, वो दिया था, उसमें मेरा नहीं हुआ। अभी मैंने सीधे ये पटवार का ही किया था, अभी ये पटवार वाला दिया है तो इसमें मेरा हो गया। वीडियो भी दिया है आपने? हाँ, वीडियो भी सर दिया है अभी, लेकिन वीडियो में वो ऐसे था कि पटवार का देने के बाद इसमें ये क्वेश्चन अच्छे खासे मेरे सही हो रहे थे, तो सर वीडियो का मैंने उतना लोड लिया नहीं। अच्छा, पटवार में क्या स्कोर रहा है आपके? पटवार में सर मेरे 257 पॉइंट कुछ थे, लेकिन वो 4 नंबर कम हो गए, 253 हो गए। अच्छा, आप फर्स्ट शिफ्ट में था। फर्स्ट शिफ्ट में थे तो आपके कुछ स्कोर भी कम हो गया। अगर स्कोर कम नहीं होता तो आपकी रैंक भी 200 के आसपास आ जाती। हाँ सर। ओके। उसके बाद वीडियो में क्या स्कोर है आपके? वीडियो में सर 152 नंबर बन रहे हैं मेरे। सोच रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा मैं 1 महीने अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता
तो इसमें शायद अच्छी मतलब आ जाती, इतना नीचे नहीं जाती रैंक में। कोई बात नहीं, फिर भी आपके पास एक अच्छी जॉब आ चुकी है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ चुकी है, और इसके साथ में आगे और तैयारी भी चालू रखनी है, क्योंकि गर्म लोहे के ऊपर अपन हथौड़ा मारते हैं तो वो अपन चाहे वैसा शेप ले सकता है। अच्छा, एक जो राजस्थान के सबसे ज्यादा कॉमन सवाल रहता है बहुत सारे बच्चों का कि सर अगर टॉपर कैंडिडेट आते हैं तो उनसे आप ये पूछा कीजिए कि चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दिया या नहीं दिया। सर दिया था मैंने भी, उस टाइम पटवार का दे रखा था, फिर भी मैंने कहा ये एग्जाम है तो दे देते हैं। देने में क्या जा रहा है कि ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे बाद की बात है। एक वो रहता ही है मन में। कौन सी शिफ्ट में था आपके? मेरा सर लास्ट वाली शिफ्ट में था, सबसे लास्ट 6th शिफ्ट में था। और क्या स्कोर हो रहा है उसमें? मेरे लगभग 92 बन रहे हैं उसमें। ओके, तो अब उसमें तो जाने का कोई विचार है नहीं, आप पटवारी बन चुके हैं। तो पटवारी वैसे भी इसको मिनी आरएस बोला जाता है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और इसके साथ ही अब प्रशासनिक कार्यों को करते हुए आपको अपनी तैयारी को आगे भी कंटिन्यू रखना है। अच्छा, एक थोड़ा सा जो सबसे ज्यादा कॉमन सवाल रहता है बच्चों का, उनको लगता है कि यार जो टॉपर कैंडिडेट्स होते हैं वो पता नहीं कौन सी ही चीजें पढ़ते होंगे, और क्योंकि जो सेलेक्ट होते हैं ना, सेलेक्ट होने वालों में और सेलेक्ट नहीं होने वालों में एक कॉमन जो है वो डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है कंटेंट सिलेक्शन में और पढ़ने के तरीके में। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप अपने कंटेंट सिलेक्शन के ऊपर प्रकाश डालें कि आपने कंटेंट कहां से कवर करा, कहां से आपने चीजें पढ़ी, और कौन कौन सी ऑथेंटिक बुक्स को आपने फॉलो किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैंने जीके के लिए, जैसे राजस्थान जीके का होता है, जैसे कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, तो इसके लिए सर मैंने लक्ष्य की जो गाइड आती है मार्केट में वो पढ़ी थी। ओके। और इसके अंदर जो पॉलिटिक्स के लिए जो है राजस्थान की, उसके लिए मैंने सर जो अमित जी सर हैं बीकानेर में, सोनी जी सर, उनके नोट्स पढ़े थे। ओके। और सर अदर जो कंप्यूटर है वो मैंने आपसे ही किया है। अच्छा, कंप्यूटर केवल आपने यूट्यूब से ही किया है? जी सर, वो मैंने आपसे ही किया है। ओके। और इसके अदर जो चीजें हैं, जैसे आपके ये हिंदी इंग्लिश हो गया। हिंदी मैंने शुरू में उत्कर्ष क्लासेस से एक बार की थी। उसके बाद सर मैं जो भी एग्जाम होता है उससे पहले वो सेम चीज रिवाइज कर लेता हूँ। और इंग्लिश मेरा पहले से इतना थोड़ा अच्छा है तो मैं उसको बार बार नहीं पढ़ता। अच्छा, आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से? मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ। फिर इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग है आपका? सर इंग्लिश मेरा ऐसे है कि मैं स्कूल में, जिस स्कूल में था उसमें वो सर जो थे वो मीनिंग बहुत ज्यादा लिखवाते थे। अच्छा। लगभग 100-150 मीनिंग लिखवा देते थे एक चैप्टर में से। तो उससे मेरा वोकैब अच्छा हो गया बहुत। अच्छा। और बाद में सर मैंने खुद ये जो इंग्लिश का जो स्पोकन वाला होता है, इसकी से मैं थोड़ा प्रैक्टिस करता था। जो इंग्लिश वाले ऐसे थोड़े गेम्स वगैरह होते हैं वो ट्राई करता था, बोलने की कोशिश करता था, तो मेरा वो स्पोकन वाला भी अच्छा हो गया। ओके, दैट मींस इंग्लिश आपका बाई चांस अच्छा नहीं हुआ है, आपने इसके ऊपर एफर्ट लगाया है, मेहनत करी आपने। ओके, एक थोड़ा सा आप ये बताइए, क्योंकि आप बता रहे हो कि आपने मैराथन क्लासेस भी ली थी, तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जो विद्यार्थी पूरे साल भर पढ़ाई करते नहीं है, लास्ट टाइम केवल और केवल मैराथन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि क्या मैराथन क्लासेस यूजफुल है, और यूजफुल है तो किन के लिए है? सर मैराथन क्लासेस का ऐसा है कि अगर आपने पूरा कंटेंट कवर कर लिया है और अब अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैंने लगभग टेस्ट प्रैक्टिस भी सारी कर ली है, मेरा सिलेबस भी मैंने दो बार कम से कम तो करना ही है आपको, वो कवर कर लिया है, तो बाद में अगर टाइम बच रहा है तो उसमें आप मैराथन देख सकते हो। नहीं तो पहले सर क्या होता है कि हमने इतना ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, फिर हम जाते हैं सीधा कि देख लेते हैं मैराथन में हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो फिर उसका आपको फायदा नहीं मिलता। नहीं तो मैराथन आप देखते हो तो कुछ चीजें होती है जो आपने टेस्ट प्रैक्टिस में भी की हैं या फिर आपने कुछ पढ़ा भी है, उस टाइम अगर आपसे छूट गई हैं तो वो चीजें मैराथन में आ जाती है और आपको पता भी चल जाता है कि अगर यहाँ मेरे क्वेश्चंस लगभग सही हो रहे हैं तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी है और मेरे वहां भी हो जाएंगे। बिल्कुल, दैट मींस मैराथन क्लासेस उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा यूजफुल होती है जिन्होंने पहले से पढ़ सब कुछ रखा है और यहाँ आकर के मैराथन में वो रिवीजन कर लेते हैं। सारा का सारा सिलेबस, पूरी किताब को उधेड़ने के बजाय वो एक क्लास लगा लेते हैं 2-4 घंटे की, और उसमें सारे के सारे क्वेश्चन, टॉपिक, उनके कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज हो जाते हैं। तो जो साथी मैराथन देखते हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, एक कुछ साथी ऐसे होते हैं जो साल भर पढ़ाई करते नहीं है लेकिन फिर आकर के केवल मैराथन देखते हैं, तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? क्या उनको मैराथन क्लासेस देखनी चाहिए या फिर उनको क्या करना चाहिए एग्जाम देने जाने से पहले? सर उसमें तो मेरा मानना यही है कि अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है और आप सोच रहे हो कि मैराथन देख के सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये सर पॉसिबल नहीं है। आप खाली मैराथन में अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, मेरे ख्याल से तो यही है। क्योंकि ऐसे करना क्या चाहिए उनको? अगर उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो उनके पास एक आखिरी उम्मीद होती है मैराथन क्लासेस। सर वो होती है, लेकिन वो देख सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें वो चीज है, एक बंदा जो 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है बढ़िया ढंग से, उसने ये सब चीजें कवर कर लिया है, अपना सिलेबस 2-3 बार कर लिया है, और आप सीधा मैराथन देख के जा रहे हो, तो उसमें और आप में फिर वो फर्क होगा। फिर वो सिलेक्शन ले लेगा लेकिन आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाएंगे।
हाँ बिल्कुल, यानी कि आप देख भी रहे हो मैराथन क्लासेस तो वो आपके लिए यूजफुल तभी है जब आपने पहले सब कुछ हाँ। पढ़ रखा है। अच्छा, एक आपने जैसा कि बताया आप क्वालिटी एजुकेशन से पहली बार 2022 में में जुड़े थे जेआरए के टाइम से। हाँ। अच्छा, उससे पहले आपने क्वालिटी एजुकेशन का नाम भी नहीं सुन रखा नहीं था। सर। तो वहां से लेकर रेगुलर आप सारी की सारी टेस्ट सीरीज हाँ भी सर, ज्वाइन मैं कर रहे हो। फिर उसके बाद से सर मेरा ऐसा हो गया था कि मेरे को अदर कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है वो मैं देखता भी नहीं था। अच्छा। मेरे को जानना भी नहीं था कि वो टेस्ट कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, क्योंकि मेरे को पता था कि क्वालिटी एजुकेशन के जो टेस्ट हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं। कितना भी डिफिकल्ट मतलब अगर टेस्ट हो उसमें अगर आप मतलब बढ़िया स्कोर कर रहे हो अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, कि अगर आप कैसे भी करके उसमें, हालांकि नंबर कम आ रहे हैं आपके लेकिन रैंक सबके ही कम आ रहे हैं उसमें, ऐसा है। लेकिन आपकी रैंक अगर टॉप 100 टॉप 50 या 20 में ऐसे करके अगर आपकी रैंक आ रही है तो 100% आपकी रैंक जो एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी अच्छी ही आएगी। बिल्कुल, एक्चुअल में क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज के प्रति कुछ विद्यार्थियों के मन में डर भी रहता है कि सर ये सवाल बहुत ज्यादा टफ बनाते हैं। हाँ। तो अपनी टेस्ट सीरीज को लेकर के कुछ विद्यार्थियों के मन में मिथ है, तो आपको कभी अपने टफ सवालों को देख करके डर नहीं लगा? आपका मन कभी ये नहीं किया कि यार ये तो एडवांस लेवल के सवाल है, एग्जाम में नहीं आएंगे, छोड़ देता हूँ? नहीं सर, मेरा ऐसा था कि पीछे 3-4 एग्जाम्स में मैं असफल हो चुका था, तो मेरे को ऐसा था कि जो सिलेक्शन ले रहा है वो कुछ ना कुछ तो अलग कर रहा है मुझसे। बिल्कुल। तो वो क्यों ना मैं ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे को अभी नहीं आ रहे हैं, उनके लिए मैंने सर एक अलग से नोटबुक बना ली। ओके। हर एक ही नोटबुक बनाई हर सब्जेक्ट के लिए। टेस्ट देने के बाद मैं उसमें देखता था कि मेरे सही कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं और रॉन्ग कौन से हो रहे हैं। ओके। दोनों देखता था और मैं दोनों की व्याख्या देखता था। कई बार ये होता है हमारे मन में कि टेस्ट दे लिया हमने, उसका रिजल्ट देख लिया, हमारे अगर अच्छे बन रहे हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है अगले का शेड्यूल देख लेते हैं। खराब बन रहा है तो भी सोचते हैं कि यार खराब हो गया, चलो छोड़ो अगले का देख लेते हैं। मैं ये करता था कि उसके ऊपर मैं लगभग 1 घंटा एनालिसिस करता था। अच्छा। कि अगर मेरा कोई क्वेश्चन सही भी हो रहा है उसमें, मेरे को नहीं पता कि अगर मैंने 2 में से 1 करके उसमें किया है अगर और वो मेरा सही हो गया तो मैं देख रहा हूँ उसको कि वो कैसे सही हुआ है, या जो रॉन्ग मेरे हुए हैं वो कैसे रॉन्ग हुए हैं, उसमें क्या गलती है। तो मैं उसकी जो व्याख्या होती थी वो सर मैं उस नोटबुक में लिख लेता था, अलग से शॉर्ट नोट्स टाइप। अच्छा। हर जो सब्जेक्ट का होता था वो मैं हर सब्जेक्ट के लिए एक ही बनाई। मैंने वो सबका उसमें नोट कर लिया। और लास्ट टाइम में केवल उसको ही रिवाइज करते हाँ, लास्ट टाइम में सर मेरे को फिर वो मैं पूरा टॉपिक नहीं देखता था, क्योंकि कई बार होता है कि पूरा टॉपिक इजी होता है लेकिन उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो बार बार हमारे माइंड से स्लिप हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं फिर वो चीज उसमें नोट कर ली मैंने, फिर मैं वो पूरा टॉपिक नहीं देखता था, फिर लास्ट टाइम सिर्फ मैंने जो वो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो देख लेता था। ओके, बिल्कुल। देखो, प्रेम जी ने ना टेस्ट सीरीज का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करा है। सबसे बेस्ट तरीके से अगर कोई टेस्ट सीरीज का यूज होता है तो वो इसी तरीके से होता है कि आप टेस्ट लगा रहे हो, टेस्ट में कहाँ आपकी कमियां रह रही है वो एक्सप्लेनेशन देख करके आप अपने नोट्स के अंदर वो कंटेंट एक्स्ट्रा और ऐड कर लेते हो। अच्छा प्रेम जी, थोड़ा सा एक इस चीज पर भी प्रकाश डालिए, क्योंकि आजकल अपना जो यूथ है वो सोशल मीडिया के चक्कर में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। तो आप पहले तो आपके बारे में बताइए कि आप सोशल मीडिया का किस प्रकार से यूज करते थे, और अभी इस जमाने के अंदर क्या यूज करना चाहिए यूथ को सोशल मीडिया का, किस प्रकार से ये यूथ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। तो सोशल मीडिया शुरू में तो मैं भी यूज करता था, लेकिन वो आप एक बार यूज करना शुरू करते हो तो 2-3 घंटे आपके कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। उसके बाद अगर आपके बीच में आप पढ़ रहे थे, बीच में आपने फोन खोला तो किसी और चीज के लिए था ना, आपने नोटिफिकेशन देखा और आपने शुरू कर दिया स्क्रॉल करना, फिर 2-3 घंटे निकल गए, फिर आपको कोई अदर काम हो गया तो आप चले गए, फिर वो उस दिन का पूरा आपका डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल। तो जो चीज आपने सोची थी वो तो हुई नहीं, आपका टाइम वेस्ट हो गया और दिन भी चला गया। तो ये चीज के लिए सर मैंने वो हटा ही दिया था। जब मैं क्या सर जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब चीजें हैं, व्हाट्सएप सर मैं इतना यूज नहीं करता था। तो ये दोनों चीजें मैंने हटा दी। मैं ये ज्यादा यूज कर रहा था कि स्क्रॉल कर रहा था। हाँ, क्योंकि उनमें वो शॉर्ट्स फीड वगैरह होते हैं, तो शॉर्ट्स जो होते हैं सस्ता डोपामिन माइंड में रिलीज करते हैं और हमें केज करके रखते हैं उसके अंदर, माइंड को हटने भी नहीं देते हैं वहां से। तो फिर आपने उनको बिल्कुल हटा दिया? मैंने उनको बिल्कुल हटा दिया था फोन से। मैंने कहा जब तक मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ या बोर हो गया हूँ तो मैं इससे अच्छा 1-8 घंटे सो ही जाऊं, वो सब चीजें देखने के बजाय, कम से कम रिलैक्स होगा उसमें। ये सबसे बेस्ट वे होता है, क्योंकि कुछ साथियों को मैं देखता हूँ कभी कभार लाइब्रेरी जाना होता है तो वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया। मैं उनसे पूछता हूँ कि यार तू यहाँ पढ़ने आया है, लाइब्रेरी में क्या कर रहा है? बोलता है कि सर माइंड को रिलैक्स कर रहा हूँ। ये उनके दिमाग में मिथ होता है कि सोशल मीडिया या रील्स स्क्रॉल करना माइंड को रिलैक्स करता है। ये बिल्कुल गलत बात है, उल्टा माइंड को थकाता है, मेंटल एनर्जी का लॉस करता है सोशल मीडिया पे रील्स स्क्रॉल करना। वो आपकी दिमागी ऊर्जा को खर्च कर रहा है। इसके बजाय अगर आप
आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो जैसा प्रेम जी ने बताया सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप पावर नैप ले लो, थोड़ा सा खुद को रेस्ट दे दो, बॉडी को भी रेस्ट मिलेगा, माइंड को भी रेस्ट मिलेगा, वापस से आप चार्ज अप हो जाओगे नया सेशन वापस शुरू करने के लिए पढ़ाई का। तो सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूरी बना के ही रखनी है। अगर आपने सीरियसली टारगेट कर लिया है कि मुझे सरकारी नौकरी लगनी है, इनफैक्ट सरकारी नौकरी ही नहीं, लाइफ में कुछ भी करना हो, अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं या अदर कोई काम भी कर रहे हैं, कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में अगर आपको कुछ अच्छा करना है, प्रोडक्टिव आउटपुट अगर आपको निकालना है, तो आपको ये इस जंजाल से, सस्ते डोपामिन के जंजाल से बाहर निकलना ही होगा। अदरवाइज आप उस कीचड़ के अंदर उलझ के रह गए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक थोड़ा सा आप करंट अफेयर्स को आपकी जो तैयार करने की अप्रोच रहती थी उसके बारे में प्रकाश डालिए, क्योंकि बहुत सारे साथियों के मन में करंट अफेयर्स को लेकर के भी मिथ रहता है कि यार कहां से पढ़े या पढ़े हुए में से सवाल नहीं आते हैं। तो आप कहां से पढ़ते थे, आपकी क्या अप्रोच रहती थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर करंट अफेयर्स का ऐसा है कि एक तो हम सोचते हैं कि करंट अफेयर्स जो है ये लास्ट में तैयार कर लेंगे, सारा का सारा 5-10 दिन में तैयार कर लेंगे, तो वो चीज सर अब पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पैटर्न बदल गया एग्जाम का। वन लाइनर क्वेश्चन अभी आते नहीं है करंट के, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन देते हैं, तो उसमें वो क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते 5-10 दिन पढ़ के। तो उसके लिए आपको करंट को बराबर जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे 1 महीने का अगर हो गया है तो आप उसको एक महीने बाद या फिर 1.5 महीने बाद कम से कम वो महीने का आप जो है, या फिर कोई क्लास ले रहे हो अगर आप यूट्यूब से कोई बढ़िया, जैसे मैं कपिल चौधरी सर से उनकी क्लासेस होती थी वो ले लेता था, क्वालिटी एजुकेशन में जैसे आप करवाते थे वो भी मैं ऐड कर लेता था उसमें। और कई बार सर होता है कि हम एक ही कोचिंग की जो होती है वो करंट देख लेते हैं कि हाँ ठीक है इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन कई बार सर होता है कि कुछ चीजें उन अध्यापक से भी छूट जाती हैं बीच में और एग्जाम में आ जाती हैं। तो मैं ऐसे 2-3 जो थी यूट्यूब से हो या फिर जो क्रोनोलॉजी मार्केट में आती है वो ले लो आप, उसमें से जो है मैं अलग अलग खुद के लिए खुद मतलब जो नोट्स मैं बनाता था उसमें ऐड कर लेता था। अच्छा, आप यूट्यूब की क्लासेस देख करके नोट्स भी बनाते थे? हाँ सर, करंट के लिए मैं। दैट मीन्स ये भी देखो सबसे बेस्ट वह है कि हाँ मंथली क्रोनोलॉजी आपने पढ़ ली, क्रोनोलॉजी पढ़ने के बाद में यूट्यूब पर जो रेगुलर मंथली क्लासेस आती है उनसे, या फिर लास्ट में 3 महीने की जो आपकी मैराथन क्लासेस आती है उनसे वापस से रिवीजन भी कर लो, और उससे लगभग जो चीजें आनी होती है वो एग्जाम में आ जाती है अगर आपने सीरियसली तरीके से पढ़ाई करी है तो। अच्छा, एक आप ये बताइए कि एग्जाम हॉल के समय, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में वहां पर आपका क्या माइंडसेट था पेपर को सॉल्व करते टाइम में? सर मेरा पहली बार ही था कि मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस था कि मेरा टेस्ट सीरीज में मेरी रैंक लास्ट में आते आते बहुत बढ़िया आने लग गई थी। मेरे लगभग इसी टेस्ट सीरीज में 230 से 240 नंबर आ रहे थे। अपने ऑनलाइन वाले टेस्ट? हाँ, ऑनलाइन जो क्वालिटी एजुकेशन का है उसमें 230 से 240 नंबर आ रहे थे, जो मेरे को शुरू में लग रहा था कि बहुत हार्ड है, नंबर नहीं आ रहे हैं, 170, 80, 90 ऐसे करते करते मैं लास्ट तक आते आते तो मेरा स्कोर बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा। और जो ऑफलाइन जो आपके मॉडल पेपर निकाले थे उनसे बहुत ज्यादा हेल्प हुई मेरे को। एक तो OMR वाला वो 1-2 क्वेश्चन का जो इशू रहता था वो खत्म हो गया एकदम। और जो एक ऑफलाइन आपका थोड़ा सा होता है कि आप ऑफलाइन अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम, तो ऑनलाइन से थोड़ा सा ज्यादा फर्क पड़ता ही है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वो निकाले 20 से 25, तो उससे सर मेरा एकदम वो चीजें निकल गई माइंड से, मेरे को बहुत ज्यादा इसमें कॉन्फिडेंस हो गया खुद पे कि हाँ अब कैसा भी एग्जाम आए मैं उसको टैकल कर लूंगा। तो वहां पे बैठने के बाद मेरे को ऐसा कुछ लगा ही नहीं था। लगभग मैंने 1 घंटे के अंदर मैथ्स को छोड़ के, मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के लगभग 80 से 90 गोले मैंने भर दिए थे उस एग्जाम में। अच्छा, सवाल अटेंड करके गोले भी भर? हाँ, गोले भी भर दिए थे। नहीं तो हर बार मेरे साथ होता था कि कुछ ना कुछ चीजें मेरे से छूट जाती थी और लास्ट में मेरा पेपर छूट जाता था, मैं उसको पूरा नहीं कर पाता था मैथ्स वगैरह के चक्कर में। तो इस बार मैंने उसकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया कर ली थी, आपके ऑनलाइन ऑफलाइन जो 2 टेस्ट सीरीज आपने निकाली थी उससे वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुई मेरे लिए। बिल्कुल, देखो टेस्ट सीरीज तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, नो डाउट। जितने भी टॉपर से हम बात करते हैं, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से हम बात करते हैं, उन सब में एक चीज जो कॉमन होती है, वो कॉमन चीज यही होती है कि उन्होंने एग्जाम देने से पहले बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करी होती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप केवल किसी एक ही इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिस करें, आपको जहां से भी अच्छा कंटेंट मिले, अगर आपके पास टाइम है तो आपको 2 या 3 अलग अलग जगह से टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपके कंटेंट के अंदर वैरायटी ऐड हो सके। और वो वैरायटी ही होती है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल सही करवाती है। जो टॉपर कैंडिडेट्स होते हैं, टॉप 100 के अंदर आने वाले, उनका ये रहता है कि हाँ वो लगभग जहां से अच्छा कंटेंट मिलता है वहां से उस कंटेंट को अपने नोट्स के अंदर एडेड ऑन कर लेते हैं। और अपनी मार्केट के अंदर, जैसे कि अभी प्रेम जी ने भी बताया कि जो पटवार की ऑफलाइन बुकलेट आई थी राजस्थान में, एक तरफा माहौल था बिल्कुल, हजारों बच्चों ने उस मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करी थी। और सेम वही प्रैक्टिस सेट अभी एसआई के एग्जाम के अंदर भी निकाल रखे हैं। आप भी जाते टाइम यहाँ से लेकर के जाइएगा, क्योंकि एसआई की तैयारी आगे आपको भी करनी है, एसआई का एग्जाम देना है, तो वो आपके लिए आगे और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे।
एक थोड़ा सा ये बताइए क्यों लक फैक्टर जो होता है, हाँ क्योंकि कुछ साथियों को ऐसा लगता है कि यार उसका तो भाग्य अच्छा था, उसकी तो किस्मत अच्छी थी इसलिए सिलेक्शन हो गया, या कुछ लोग इसी चीज को रोते रहते हैं कि यार मेरी किस्मत सही नहीं है इसलिए हुआ नहीं है। तो लक फैक्टर कितना काम करता है सफलता के अंदर? सर, लक फैक्टर इसमें ऐसा है कि आपकी प्रिपरेशन कई बार बहुत बढ़िया होती है और आपका अगर लक फैक्टर आपके साथ नहीं है, लगभग 1% मार्जिन होता है लक फैक्टर का, ज्यादा नहीं, बाकी तो अच्छा। आपकी प्रिपरेशन ही मैटर करती है। बिल्कुल। उसमें सर ऐसा होता है कई बार हमारी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होती है लेकिन सिली मिस्टेक्स हम वहां कर देते हैं, या फिर हमारे जो हमने चीज जो पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग अगर पेपर नहीं आता, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर हमारी, अभी आप सर वीडियो में देख रहे थे कि 846 जिन भैया की रैंक है, हाँ। उनकी वीडियो में पहली रैंक है, बिल्कुल। तो पटवार की प्रिपरेशन तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया की होगी, नो डाउट। तो उनके भी वो चीज हुई है कि सिली मिस्टेक्स उनके भी 3-4 क्वेश्चन की हुई है, तो उनकी रैंक नीचे चली गई है। बिल्कुल। तो सर वो मैटर करता है कि आपने जो प्रिपेयर किया है, अगर 3-4 क्वेश्चन वो पड़ गए एग्जाम में आपके, जो अदर कैंडिडेट्स छूट जाते हैं या फिर नहीं प्रिपेयर करते, तो फिर आप उनसे आगे हो जाते हो। तो यहाँ 1% थोड़ा सा रहता है लक फैक्टर का, नहीं तो फिर अगर आपने प्रिपरेशन बहुत बढ़िया की है तो फिर उसमें लक फैक्टर का मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ रहता है। हाँ बिल्कुल, जो आप ये कह रहे हो, क्योंकि आपने साल भर 6 महीने जो मेहनत करी हुई होती है, उस मेहनत को केवल उन 3 घंटे के अंदर हमें निकालना होता है, वहां पर 3 घंटे में आउटपुट देना होता है। तो उस 3 घंटे के दौरान हमारी मेंटल स्टेट कैसी रहती है, या पेपर में सवाल हमने पढ़े हुए होते हैं उन्हीं में से आए हुए होते हैं, तो वहां पर 1% मान सकते हैं कि हाँ लक फैक्टर काम करता है। बाकी 99% जैसा प्रेम जी बता रहे हैं, आपकी मेहनत ही काम करती है, और लक भी, भाग्य भी उनका साथ देता है जो मेहनत करता है। अगर मेहनत नहीं करिए तो भाग्य आपको सोए को उठा करके खाना नहीं खिलाएगा। अच्छा, एक क्योंकि आपने जेआरए एग्जाम दिया उसमें आपको असफलता मिली, एलडीसी का एग्जाम दिया उसमें भी आपको असफलता मिली, आरएस प्री आपने 2 बार दिया उसमें भी असफलता मिली, उसके बाद पटवार में आप अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हो, तो आपने कुछ स्ट्रेटजी के अंदर चेंज करा था, कुछ बदलाव लाए थे पर्टिकुलर पटवार की तैयारी के लिए? सर मैंने चेंज ये किया था कि पहले मैं टेस्ट प्रैक्टिस करता था तो उसका ढंग से एनालिसिस नहीं करता था। अच्छा। कि टेस्ट प्रैक्टिस मैंने कर ली, नहीं रैंक बढ़िया आई, चलो आगे वाला जो है वो और बढ़िया तैयार करेंगे, लेकिन जो पीछे रह गया है उसका एनालिसिस मैंने बढ़िया नहीं किया है, उसमें क्या गलतियां होगी उनको नोट नहीं किया है। अच्छा। तो फिर वो मिस्टेक्स आपके एग्जाम में जाके भी होंगी। तो मैंने इस बार ये चीज की है, मैंने अलग से नोटबुक बना ली, उसके अंदर जो मेरे चीजें गलत हो रही है, जो मैंने टेस्ट सीरीज दी है उसमें व्याख्या में आपके वो सॉल्यूशन पूरा दे रखा होता है, बिल्कुल। तो उसमें से मैंने शॉर्ट नोट्स में जो है अपने नोटबुक में उन चीजों को नोट कर लिया अलग से। तो लास्ट में मैंने वो टॉपिक जब पढ़े तो वो टॉपिक पूरे नहीं पढ़े, सिर्फ उससे रिवाइज कर लिया मैंने। तो वो सर बहुत ज्यादा फिर हुआ, उसका मेरे को फायदा हुआ, और वो क्वेश्चंस मेरे गलत नहीं हुए जो टेस्ट सीरीज में मैं गलती कर देता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट वे भी होता है। एक थोड़ा सा हमारे जो नए साथी है, न्यू कमर्स है, जो तैयारी के लिए नए उतर रहे हैं फील्ड के अंदर, उनको कुछ 2-3 टिप्स आप देना चाहोगे? सर उसमें टिप्स तो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो मैटर है उसको मतलब छोटा करने की कोशिश ना करें। अभी जो एग्जाम्स का पैटर्न है, अभी आरपीएससी का हो गया और आरएसएसएमबी का है, तो उसमें आपको चीजें जो है वो पूरी पढ़नी पड़ेगी। जैसे आपने बताया कि क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज को बहुत लोग डिफिकल्ट मानते हैं, तो उसका रीजन सर यही है कि हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है। उसमें जैसे ही थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा तो फिर वो क्वेश्चन हमको आता नहीं है उस टाइम, तो हम सोचते हैं कि टेस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, अदर टेस्ट सीरीज तो बहुत ज्यादा इजी होती है, क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर वो सर एग्जाम्स में उस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है। बिल्कुल। और वही जो 8-10 क्वेश्चन होते हैं जो मुश्किल होते हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं या फिर जो एकदम नॉर्मल आ रहे हैं, वो तो सबके सही होंगे। जो 8-10 क्वेश्चन हैं जो मतलब ऐसे आ रहे हैं कि हर किसी को नहीं आ रहे हैं, आपने अच्छी प्रिपरेशन उनकी की है तो वो फिर आपके सही हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको उन लोगों से आगे ले जाएंगे जिन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको पढ़ा है। बिल्कुल। एक न्यू कमर्स के माइंड में क्या है कि नए बच्चों के दिमाग में कंटेंट को लेकर के बहुत ज्यादा मिथ रहता है। हाँ। तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? कंटेंट उनको क्या, कैसे, किस कंटेंट पे रिलाई उनको करना चाहिए, कैसे अपने कंटेंट को तैयार करना चाहिए? सर उनमें अगर आप पढ़ रहे हो तो अगर मोस्टली मेरा तो यही मानना है कि आप जितना हो सके डीप पढ़ो कंटेंट को, उसके अंदर से आप अपने नोट्स, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेरे को नोट्स बनाने की जरूरत अगर पड़ेगी तो आप अलग से अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उनमें से बना सकते हो, ताकि आपको लास्ट में वो पूरा ना पढ़ना पड़े एग्जाम के टाइम। आप उसमें से जो आपने निकाला है मैटर वो सिर्फ पढ़ लो, तो उससे आपका रिवीजन भी बढ़िया हो जाता है और आपने कंटेंट को डीप में भी पढ़ा है तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाती है उसमें। और अपने कंटेंट पे जो है वो मतलब अपने ही कंटेंट पे ये नहीं कि हमने देख लिया वो ये पढ़ रहा है तो मैं भी ये पढ़ लूं। उसमें सर फिर ये होता है कि चीजें हमने जो प्रिपेयर की है वो तो हम भूल जाते हैं लास्ट टाइम तक, और किसी और ने अगर बताया कि ये बुक अच्छी है, ये ले लो, ये पढ़ लेते हैं, फिर वो दोनों मिक्स हो जाती है और उस चक्कर में सर फिर तैयारी पे जो
जो इफेक्ट आना चाहिए वो आता नहीं है और फिर पेपर खराब हो जाता है उससे। बिल्कुल, देखो ये एक कॉमन चीज निकल करके आती है हर जगह से। और जो नए विद्यार्थी उतर रहे हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि कंटेंट के मामले में ये होता ही है कि यार उनको भरोसा होता नहीं, एक जगह से आधा इससे पढ़ लिया, दोस्त कुछ और किताब पढ़ रहा है तो जाकर के दूसरी पढ़ने लग गए। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। करना यही चाहिए जैसा कि प्रेम जी ने बताया कि आप कहीं से भी पढ़ो, आपने किसी एक इंस्टीट्यूट को या किसी एक किताब को एक बार पकड़ लिया एक सब्जेक्ट के लिए, तो फिर पहले तो रिसर्च करो, रिसर्च करके पकड़ो कि हाँ यार यहाँ का कंटेंट अच्छा है, तो उस कंटेंट को आप पूरे तरीके से ट्रस्ट करके उसको कंप्लीट एक बार अच्छे तरीके से कवर कर लो। आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स आप बना लो, किताब पढ़ रहे हो तो किताब पढ़ ली, क्लासेस ले रहे हो तो नोट्स आप बना लो। वो नोट्स आपके बन गए, हर सब्जेक्ट के इस तरीके से अपने खुद के नोट्स बना करके फिर आप टेस्ट की प्रैक्टिस के साथ में अपने उन्हीं नोट्स को और ज्यादा अपग्रेड करते जाते और सर एक ये होता है कि कई बार मैं भी सोचता था कि एक बार सिलेबस कवर कर लूं पूरा का पूरा, उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा। तो ये चीज सर होती नहीं है। फिर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उसके बाद मेरे को ये चीज रियलाइज हुई कि टेस्ट देने से ही सिलेबस पूरा होगा। बिल्कुल। तो मैं सर वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग टॉपिक जो है वो रिवाइज करता था, उससे आप बोर भी नहीं होते कि लगातार आप, जैसे होता है कि अभी हिंदी पढ़नी है जैसे किसी एग्जाम के लिए, तो हम 7-8 दिन हिंदी पढ़ते जाते हैं। फिर हिंदी पढ़ने में ये होता है कि फिर 7-8 दिन हिंदी पढ़ ली, अब चलो जीके पढ़ लेते हैं। फिर आप 10-12 दिन जीके पढ़ते हो, फिर आप सोच रहे हो कि अब इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तो फिर लास्ट आते आते हो अब हिंदी भूल जाते हो, फिर धीरे धीरे उसके बाद जो पढ़ा था वो भूल जाते हो। तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि आपने 2-3 टेस्ट दे लिए, उसमें टॉपिक आपको दिए होते हैं, फिर तीनों का आपको जो है एक अलग से टेस्ट मिलता है, उसमें तीनों का रिवाइज होता है। तो वो आप उसमें उस टाइम ये देख सकते हो कि 3 टेस्ट में हमारी कौन सी चीजें गलत हुई थी, सिर्फ वो टॉपिक हम छांट के तैयार कर लें उसमें से, तो ये फायदा होता है। बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है टेस्ट सीरीज का। और क्योंकि अपनी टेस्ट सीरीज शेड्यूल वाइज भी होती है, जैसा कि प्रेम जी ने बताया, आपको टोटल टेस्ट होते हैं उसके लगभग 60% टेस्ट जो है वो शेड्यूल वाइज दिए जाते हैं। हर सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, उन टॉपिक्स को आप पढ़ो, अच्छे से कवर करो, फिर उनके टेस्ट की प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ करके छोड़ दिया, साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलोगे तो टॉपिक भी कवर होते जाएंगे और ये भी पता चलता रहेगा कि यार एग्जाम में सवाल पूछे कैसे जाते हैं। तो बिल्कुल प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथियों को आपका कीमती समय देने के लिए। और आप में से भी कुछ साथी हो जो ये देख रहे हो, प्रेम जी क्योंकि इनकी पहली सरकारी नौकरी लग चुकी है और आगे भी आपको लगातार ये अपने प्लेटफॉर्म पर दिख जाएंगे, क्योंकि आगे जो ये तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट टारगेट इनका 2nd ग्रेड, राइट, 2nd ग्रेड भी है और एसआई भी देने वाले हैं आप। तो नेक्स्ट टारगेट में, नेक्स्ट वैकेंसी में भी सिलेक्शन लेकर के वापस आपके ये बड़े भैया या जो इनसे बड़े हैं उनके छोटे भैया वापस आपके सामने आने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जहां कहीं भी गांव ढाणी के किसी भी कोने में बैठ करके तैयारी कर रहे हो, हमें अगर आप देख रहे हो तो आज से ये दृढ़ संकल्प बना लो कि यार हमें तैयारी करके सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेकर के क्वालिटी एजुकेशन में वहां जाना है और जाकर के बच्चों को अपना स्ट्रगल बताना है। एक सर ये भी होता है कि आपको बहुत बार खुद पे डाउट होता है कि आप 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम नहीं निकल रहा है। सर मेरा इसमें ये मानना है कि कई बार ये गलती हो जाती है कि आप, जैसे वैकेंसी आई है अभी कोई, तो आप सोच रहे हो कि हाँ विज्ञप्ति आएंगी उसके बाद हम 2-3 महीने पढ़ के और एग्जाम निकाल देंगे, तो ये चीज सर नहीं होती। आपको लगभग 6 से 8 महीने अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो ही एग्जाम निकल पाएगा। नहीं तो फिर यही होता है कि जो 6 महीने से पढ़ रहा है वो सिलेक्शन ले लेगा और आप 3 महीने में उसमें पीछे रह जाओगे फिर। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट टर्म की तैयारी कभी काम में नहीं आती है, शांति काल में की गई तैयारी ही काम में आती है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से प्रेम जी, और अपने क्वालिटी एजुकेशन संस्थान की तरफ से एक बार फिर से आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहिए और जीवन में और नए नए मुकाम हासिल करते रहिए। धन्यवाद।